इस नंबर में देखिए 21 नंबर में क्या पूछा है। बोला है कि नियरेस्ट मीनिंग, मतलब नियरेस्ट मीनिंग का मतलब सिमिलर मीनिंग ही होता है। प्रीडिकमेंट का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? तो प्रीडिकमेंट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति। कठिन परिस्थिति को हम प्रीडिकमेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? डिलीमा होना चाहिए। तो डिलीमा का मतलब तो दुविधा होता है। तो ये तो दुविधा में हम फंसे हुए रहते हैं, तो उस समय भी हमारा स्थिति जो है ना प्रीडिकमेंटे की तरह होता है। तो राइट आंसर यही होना चाहिए, डिलीमा। ठीक है। सरकमस्टांस का मतलब होता है, मतलब परिस्थिति होता है। सिचुएशन का मतलब स्थिति होता है। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति होता है। तो ऐसे परिस्थिति में सबको ध्यान रखना है। डिलेमा यहाँ पे दुविधा की स्थिति को हम कठिन परिस्थिति कहेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सी-टेट का सेट नंबर 8 है। आज हम 8 का इंग्लिश का डिस्कशन कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए 122 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ बिकॉज, मतलब आसान नहीं है नॉन वायलेंस को फॉलो करना, ऐसा बोला गया है क्योंकि। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज जवाब देना है। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर डी होगा। देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन इमर्जिंग न्यू कंडीशन विच साइंस हैज बॉट अबाउट। जो न्यू कंडीशन जो हमको, जो साइंस ने न्यू कंडीशन जो ला के खड़ा कर दिया है, इसके कारण जो है हमें आसान नहीं है नॉन वायलेंस को मतलब स्थिर रखना, ये चीज़ बोला गया। ठीक है। तो राइट आंसर साइंस की वजह से ऐसा हुआ। तो कंडीशन की वजह से, वो कंडीशन क्या खड़ा है उसके ऊपर। अब स्वाभाविक है कि हर कोई वैज्ञानिक तौर पर बढ़ गया है, मिसाइलें बना लिए गए हैं। तो अब मिसाइल जो बना के रखा है, तो नॉन वायलेंस को स्थिर रखना संभव है? क्योंकि अब तो हर कोई वायलेंस चाहेगा, कहेगा आके लड़के देखा ना उड़ाइए दो, ऐसी वाली बात आ जाती है। आशा करते इस बात को समझ में आ गया होगा। What according to the writer instill fear into our heart, मतलब किसके डर जो है ना हमारे हृदय पर किसका डर है अकॉर्डिंग टू राइटर? ना ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी होगा। सी में दिया है ऑब्स्टिटेंसी ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर। ठीक है। पैसेज के अकॉर्डिंग आपके बोला है कि कौन चीज़ जो है ना आवर हर हमारे हृदय पर जो है क्या कर रहा है, इंस्टिल का मतलब फियर इनटू आवर हार्ट, डर डाल रहा है। तो वो है ऑब्स्टेंसी ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर। ये हमारे जो नेतागण है, यही हमारे हृदय पर डर को डाल रहा है, क्योंकि किस समय मतलब लफड़ा मोल ले लेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो इसीलिए यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले को। तो नेक्स्ट वाला आपको आता होगा, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा मीनिंग। जहाँ एंटोनिम आपसे पूछेगा तो ऑब्स्टिनेंसी। ठीक है। ऑब्स्टिनेंसी का उल्टा मीनिंग क्या होगा? तो सबसे पहले तो ऑब्स्टिनेंसी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिद। जिद न, जिद्दी नहीं समझते हैं, जिद्दी, उसी को जिद को हम ऑब्स्टिनेंसी कहते हैं। कि नेताओं के जिद से हमारे जो होता है, कोई कोई नेता होता है जिद्दी टाइप का, तो वो क्या करता है, जिद टाल लेता है कि हमको लड़ना है तो लड़ना है। ऐसी परिस्थिति में वो वो नॉन वायलेंस को नहीं रखेगा, और नॉन वायलेंस नहीं रहेगा तो हिंसा करेगा, तो क्या होगा, उसमें लोग तो हमारे ही मारे जाएंगे। आज यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, लड़ने के लिए एकदम जिद अड़े हुए हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी अड़े हुए हैं, तो मर कौन रहा है, पब्लिक। तो वही चीज़ है, ऑब्स्टिनेंसी का मतलब जिद होता है। तो बोला इसका उल्टा मीनिंग क्या होगा? तो इसका उल्टा जो मीनिंग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉम्प्लियंस, मतलब कंप्रोमाइज़ करना,
वाला जिद लेने वाला कंप्रोमाइज़ कभी नहीं चाहता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा कंप्लियंस हो जाएगा। और कंप्लियंस का अर्थ होता है अनुपालन करना, मतलब अनुपालन करना, मतलब जो कहेगा वो मानेंगे, लेकिन जिद्दी वाला को कहने से बात मानता नहीं। आगे समझ में? चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले को। पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देना है। बोला है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, मतलब क्या चीज़ प्रिडिक्ट करना कठिन है, मतलब कठिन है प्रिडिक्ट करना वर्ल्ड आफ्टर, संसार में आफ्टर 100 ईयर्स फ्रॉम टुडे, बिकॉज जो 100 साल में मतलब होने वाले हैं उसको प्रिडिक्ट करना जो है ना कठिन है। ऐसा क्यों बोला गया है पैसेज में? तो ऐसा इसलिए बोला गया है कि आवर थॉट एंड परसेप्शन आर सब्जेक्ट्स टू चेंज, मतलब हमारा जो विचार हैं, उद्देश्य हैं, बराबर चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए ऐसा प्रेडिक्ट करना जो है ना 100 साल 100 ईयर्स फ्रॉम टुडे, आज से 100 सालों तक की प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा क्या है, कठिन है, डिफ़िकल्ट है, ऐसा लेखक बता रहे हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। आइए समझते हैं 26 को। 126 में क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न एज, मतलब मॉडर्न एज का कौन सा विचार नहीं है, या गुण नहीं है, या प्रॉपर्टी नहीं है, या चरित्र नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा आपका मॉडर्न एज का, वो होगा आपका सी आंसर इसका हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, रिवाइविंग ऑफ ट्रेडिशनल फैमिलीज पैटर्न, ठीक है, मतलब पारंपरिक जो फैमिलियरी पैटर्न है, ये हमारे मॉडर्न एज का गुण नहीं है। मतलब एक दूसरे से फैमिली के रूप में रहना आज के गुण नहीं है। ये चीज़ लेखक बता रहे हैं कि आज के लोगों में एक दूसरे से द्वेष की भावना होता है, न कि पारिवारिक भावना होते हैं। ये चीज़ नहीं होते हैं, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। गुण नहीं बोला, कौन गुण नहीं है, तो यही गुण आज के युग में नहीं है। गुण जो है ना ख़त्म होते जा रहे हैं, पहले वाले गुण। ऐसा मतलब इस पैराग्राफ और इस पैसेज का भाव है। पैसेज को पढ़ के अगर उनके भावों को आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आप, तो हम प्रश्न में आपको भावे समझा रहे हैं। ऐसे आप प्रश्न पढ़िएगा, पैसेज पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कहा है। यहाँ कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ ए स्पीच, तो पार्ट ऑफ ए स्पीच का नाम देना है। यहाँ जो दिया है क्रिएटिव, द क्रिएटिव लिखा हुआ है, तो ये कौन से पार्ट ऑफ ए स्पीच का भाग है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट शुरू होता है तो फेम लिखा हुआ है, तो फेम से पहले कोई भी चीज़ होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नाम से पहले कोई होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो फेम नाम है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। ऐसे याद रखिएगा कि अगर द के बाद कोई चीज़ है तो वो या तो वर्ब हो सकता है या तो नाम भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद कोई है तो वो नाम है, पीछे वाला एडजेक्टिव है। आगे समझिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट में क्या कहा है? बोला विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन ईरर, मतलब कौन से पार्ट में ईरर है? तो ईरर इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरे पार्ट में ही ईरर है, क्योंकि कंप्राइज्ड ऑफ का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज्ड का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो कंसिस्ट रहता तो वहाँ ऑफ लगा देते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी है, ऑफ कंप्राइज के साथ नहीं लगेगा, मतलब कंप्राइज इक्वल टू है कंसिस्ट ऑफ। तो ये ऑफ मतलब ज़्यादा समझिए बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, तो इसीलिए दूसरा गलत है और दूसरा पार्ट गलत है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। क्या है गलती है मैंने बता दिया है। आइए हम नेक्स्ट पैसेज को समझते हैं। तो नेक्स्ट पैसेज 129 से दिया हुआ है। अगला पैसेज में आपसे क्या बोला है कि बुद्धाज मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कैन बी डिस्क्राइब एज। तो इसमें बोला है कि जो बुद्धाज मेथड है अंडरस्टैंडिंग का, वो सेल्फ को क्या डिस्क्राइब करेगा, मतलब डिस्क्राइब करेगा किस रूप में डिस्क्राइब करेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको साइंटिफिक रूप में डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि आप पैसेज में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि बुद्धाज मेथड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कैन बी डिस्क्राइब एज ए साइंटिफिक वे। तो ठीक है, तो साइंटिफिक होगा यहाँ पे राइट आंसर। याद रखिएगा, पैसेज में आप पढ़ के एक बार देख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नहीं देख रहे हैं का?
यहाँ पे अच्छा प्रश्न देखिए, आफ्टर द इमर्जर ऑफ द न्यू साइंटिफिक अप्रोच, मतलब नए साइंटिफिक अप्रोच जो भी शुरुआती करते हैं उनके लिए जो न्यू साइंटिफिक अप्रोच है, द सेल्फ का मतलब खुद का, केम टू बी कंसिडर्ड एज, वो किस रूप में कंसिडरेट किए जा रहे हैं, तो वो जो किए जा रहे हैं स्ट्रीम ऑफ आइडियाज़ के रूप में, स्ट्रीम ऑफ आइडियाज़ के रूप में। एक बार पैसेज पढ़िएगा तो समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये भाव बताया गया है कि स्ट्रीम एंड आइडियाज़ के रूप में किसको कंसिडर किए जा रहे हैं, तो साइंटिफिक अप्रोच को, जो सेल्फ का साइंटिफिक अप्रोच है उसको कंसिडर्ड स्ट्रीम ऑफ आइडियाज़ के रूप में किए जा रहे हैं। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। आइए देखिए नेक्स्ट को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 नोबल ट्रस्ट इंथोजियास्टिक बाय द बुद्धा, कौन से जो है ना चार गो नोबल के बारे में इस पैसेज में बताए गए होंगे, जिसमें से बोला है कि कौन नहीं है, फॉलोइंग नॉट वन मतलब उसमें से कौन नहीं है। तो इसमें जो है आपको सी वाला नहीं है, सफरिंग हैज ए डिमोरलाइजेशन इफेक्ट ऑन अस, मतलब ये चीज़ वाला नहीं है। बाद बाकी आप देखें तो सफरिंग ऑफ वर्ल्ड दिया हुआ है, कॉजेज ऑफ द सफरिंग दिया हुआ है, और पॉजिबिलिटी ऑफ द एंडिंग द सफरेटिंग दिया हुआ है। तो मतलब ये सारे दिए गए हैं, लेकिन सी वाले आपको नहीं दिए गए होंगे, लेकिन सी वाला की जगह एक और कोई है जो चारों के दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, 4 दिए गए हैं उसमें। आइए समझते हैं नेक्स्ट को, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सबसे महत्वपूर्ण गुण ऑफ द बुद्धाज टेक्निक टीचिंग, बुद्धाज टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण कौन, मतलब सबसे अच्छा चीज़ कौन है, ये चीज़ बोला है। तो इसमें सबसे अच्छा जो है वो रियलाइजेशन विथ द हेल्प ऑफ द इलुस्ट्रेशन, मतलब रियलाइज करना, हेल्प का रियलाइज करना, ये सबसे अच्छा मेथड है ये बुद्धाज टीचिंग का। तो आशा करते हैं सी वाला ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट को, 133 में बोला है कि चूज द नियरेस्ट एंटोनिम। एंटोनिम से आपको याद हो गया होगा, एंटो का मतलब क्या होता है बता सकते हैं, उल्टा, वेरी गुड, याद रखिएगा। एंटो कह दिया उल्टा, साइनो कहेगा सीधा, मतलब उल्टा मीनिंग आपको बताना है एबहॉरेट का, एबहॉरेट का उल्टा मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले एबहॉरेट का मतलब क्या होता है, एबहॉरेट का मतलब होता है घृणा, घृणा किया, नफरत करना, ये सब को हम एबहॉरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एबहॉरेट। तो इसका उल्टा होगा प्रेम करना, लव्ड हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो मीनिंग पता होता तो शायद लगा लेते हैं। ऐसे फ्लैटरेट का मतलब चापलूसी करना होता है, इंटरटेनेट का मतलब मनोरंजन करना होता है, एडमोनिस्ट का मतलब होता है धमकाना होता है। तो इस तरह से आपको सारे अगर वर्ड याद हैं तो कोई दिक्कतें नहीं होगा, और नहीं याद है तो थोड़ा सा ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते आपको आ जाएगा। आइए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड, मतलब सेम मीनिंग का मतलब क्या होता है, साइनोनिम। तो सेम मीनिंग, परमानेंट का सेम मीनिंग बोला है, परमानेंट से क्या मतलब, तो इसमें अनएंडिंग होगा, लास्टिंग होगा, रिमेनिंग होगा, या सस्टेनिंग होगा, कौन सा इसका सेम मीनिंग दर्शाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, परमानेंट का मतलब होता है चिरस्थायी, कुछ बात, चलिए ठीक है। अब देखिए, आप अपने चीज़ को देखिए, परमानेंट का मतलब चिरस्थायी, मतलब हमेशा रहने वाले को हम परमानेंट कहते हैं। तो इसका मतलब होता है लास्टिंग, ठीक है, लास्टिंग मतलब हमेशा करने वाला, ठीक है। चिरस्थायी लास्टिंग का भी मतलब होगा। ऐसे आपको अनएंडिंग का मतलब कभी समाप्त न होने वाला, ठीक है, अनएंडिंग का मतलब कभी समाप्त न होने वाला, और रिमेनिंग का मतलब शेष होता है। आइए चलते हैं 135 की ओर। 135 में देखिए क्या करा है, ये बोला है कि जो पार्ट लिखा हुआ है कौन सा क्लूज है, नाउन क्लूज है, वर्ब क्लूज है, एडजेक्टिव क्लूज है, कौन सा क्लूज है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं क्लूज पहचानने वाला, तो मैंने आपको बताया होगा कि आप अगर नाउन को देखेंगे तो नाउन क्लूज होगा, व्हाट ही थॉट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड लीव अप, ठीक है, कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड लीव अप टू। तो ये कौन सा क्लूज है, तो यहाँ पे सबसे पहले बुद्धा टोल्ड हिज डिसाइपल, तो ये टोल्ड हिज डिसाइपल लिखा हुआ है,
तो ये इसका मतलब किसी बच्चे के द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है। तो जब व्यक्ति के द्वारा ही कहा जाए और किस व्यक्ति के विषय में ही कहा जाए तो ये नाउन क्लूज होगा। डिसाइपल को कहा जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में ये नाउन क्लूज होंगे। ये इसका आंसर, हाँ, शिष्य को। ठीक है, तो ये नाउन क्लूज होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक नाउन दूसरे नाउन पर डिपेंड है। अब है ए टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट ऑफ क्लास, मतलब टीचर हैं जो डिवाइड कर दिए हैं क्लास 4 को इनटू द ग्रुप्स, मतलब ग्रुप में, और वो 6 ग्रुप है, और उनको दिए हैं कुछ स्टोरी बिना, मतलब विथआउट इट एंडिंग, बिना कोई एंडिंग किए। दे आस्क, देन सी आस्क देम टू इमेजिन, तब उनको बोल रहे हैं कि कल्पना कीजिए या डिस्कस कीजिए या फाइनलाइज कीजिए या राइट कीजिए। ठीक है, एंडिंग द टू स्टोरी, मतलब जब एंड हो जाए स्टोरी को तो उसके बारे में। तो ऐसी इस तरह की एक्टिविटी, टीचर की एक्टिविटी क्या दिखा रहा है, तो ये एक्टिविटी क्रिएटिव एक्टिविटी कहलाएगा। मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी में इमेजिनेशन आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई इमेजिनेशन का कार्य सिखा रहा है, कल्पना करने का या डिस्कशन खुद से या फाइनलाइज करने का, मतलब कंक्लूजन करने का, तो ये समझ जाइए कि वो एक प्रकार का क्रिएटिव राइटिंग कह सकते हैं उसको। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग कह सकते हैं। आगे हैं, डिक्शनरी इज वेरी इम्पोर्टेंट टूल फॉर द लर्निंग, मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिक्शनरी पढ़ना जो हमारे पढ़ाई का या सीखने का एक अच्छा हथियार है लैंग्वेज पढ़ने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जिन बोला है निम्न में से कौन सबसे कम इम्पोर्टेंट है अबाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी। यूज डिक्शनरी मतलब किस लिस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन मतलब कम इम्पोर्टेंट है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन है, ये डिक्शनरी यूज करने में सबसे कम इम्पोर्टेंसी किस में है, ऐसा बोला गया। तो सबसे कम इम्पोर्टेंसी जो है चेक द पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में आप डिक्शनरी ज़्यादा कारगर नहीं होता है। चेक द पैसिव वॉइस इसमें कारगर नहीं है, लेकिन स्पेलिंग में कारगर है, आपको मीनिंग में कारगर है, वही आपको पार्ट ऑफ स्पीच को भी कारगर है, क्योंकि वो सारे चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझाए मिलेंगे, लेकिन पैसिव में उतना आपको कारगर नहीं। तो इस बात को समझ में आ गया होगा, एक्टिव पैसिव नहीं दिया हुआ है उतना। आगे यहाँ है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन, मतलब जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो किसको फोकस नहीं करता है। तो कॉग्निटिव लर्निंग जो है आपको ध्यान ये रखना है कि ये लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, मतलब कॉग्निटिव लैंग्वेज जो होगा वो हैबिट पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हैबिट प्रोसेस पर नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए समझते हैं 139 को। 139 में बोला है कि विच डेवलपिंग राइटिंग स्किल एमॉन्ग द स्टूडेंट ए लैंग्वेज टीचर शुड मस्ट इम्पोर्टेंट फोकस ऑन, मतलब इसमें बोला है कि अगर आपको राइटिंग को डेवलप करना है स्किल को, तो एक विद्यार्थी के लिए लैंग्वेज टीचर के रूप में आपको क्या इम्पोर्टेंट है या किस पर फोकस ज़रूरी है। तो ये फोकस आपको ज़रूरी है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, मतलब विचारों को अभिव्यक्त करेंगे तभी जा कर के आप राइटिंग स्किल को डेवलप कर पाएंगे। मतलब बच्चे के क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, इसको अभिव्यक्त करने में अगर आप सब सक्षम हैं तभी जा कर के बच्चे राइटिंग स्किल को बढ़ा पाते हैं। 140 में आपसे बोला है कि द फर्स्ट पेज ऑफ द लैंग्वेज टेक्स्ट बुक ऑफ द क्लास 1 इज ए पिक्चर, मतलब पहला में पिक्चर होता है पहला पेज में, अ फेयर सेंस विथआउट एनी वर्ड और सेंटेंस, कोई वर्ड नहीं होता है, कोई सेंटेंस नहीं होता है। रिटन ऑन इट, उस पर इट कोई नहीं लिखे होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पिक्चर फॉर लर्नर्स इज, मतलब इसका क्या उद्देश्य, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, ये किस उद्देश्य से दिया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है अंडरस्टैंड एनालिसिस द पिक्चर। ठीक है, उसको क्या किया जाए,
अंडरस्टैंड किया जाए और एनालिसिस किया जाए कि पिक्चर किसका है, तब इसके लिए ऐसा किया जाता है। आइए 41 को समझते हैं। कथन और रीजन दिए गए हैं। तो ए टीचर मस्ट रिलेटेड द स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेटिव फंक्शन इन द क्लास। मतलब एक शिक्षक को जो है ना रिलेट करना चाहिए स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट फंक्शन पर क्लास में। और दूसरा बोला है कि प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेट फंक्शन इनेबल द लर्नर टू परफॉर्म वेल इन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के ऊपर अच्छा करता है, मतलब कम्युनिकेट अगर सोसाइटी में हो तो अच्छा, मतलब अच्छा होगा, मतलब सीखने वाले के लिए अच्छा होगा, ऐसा बोला गया है। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है और एक दूसरे का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है क्योंकि टीचर को रिलेट करना चाहिए स्ट्रक्चर कम्युनिकेट फंक्शन से, तो सही है। और कम्युनिकेट फंक्शन को रिलेट कहाँ से करना चाहिए, तो सामाजिक स्तर से करना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरह से आपको ए आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। 42 में बोला है कि गाइडेड कंपोजिशन शुड बी यूजुअली इंट्रोड्यूस एट। जो गाइडेड कंपोजिशन होगा वो किस रूप में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या जाने जाते हैं, तो उसको हम अर्ली स्टेज के रूप में जाने जाते हैं। अर्ली स्टेज याद रखिएगा, गाइडेड कंपोजिशन एक अर्ली स्टेज होता है, उसी रूप में हम जानते हैं इसको। आइए 143 को समझते हैं। 143 में बोला है एक्सटेंसिव रीडिंग इज एमेड प्रोमोटिंग। मतलब जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसका एम होता है क्या प्रमोट करना, तो उसका मेन एम होता है रीडिंग फॉर प्लीजर, मतलब पढ़ाई में सुख आनंद देना। ठीक है, पढ़ाई में आनंद देना। एक्सटेंसिव रीडिंग को हम पढ़ाई में आनंद देने के लिए कराते हैं। ठीक है, उसको कुछ समझाना नहीं, उसका मेन उद्देश्य होता है कि पढ़ाई में आनंद आए, इसीलिए एक्सटेंसिव रीडिंग कराया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि एक्सटेंसिव रीडिंग काहे कराया जाता है। आगे है मल्टी लैंग्वेज में इज एज ए स्ट्रेटजी मीन। मल्टी लैंग्वेज में का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या अर्थ होना चाहिए, तो उसका होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। लर्नर का जो लैंग्वेज, मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर, मतलब एक लैंग्वेज लर्नर के लिए मेक करना, मतलब उसका अर्थ हुआ कि यूज करने में बनाना, यूज करने में सफल बनाना, ये कह सकते हैं मल्टी लैंग्वेज में होता है। रीडिंग पेडागॉगी एडवोकेट, मतलब पेडागॉगी क्या हमको क्या वकालत करता है, पेडागॉगी किसकी वकालत करता है रीडिंग में, तो पेडागॉगी जो है आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग, मतलब मीनिंग मेकिंग का वकालत करता है। ठीक है, पेडागॉगी मीनिंग मेकिंग का वकालत करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेडागॉगी किसकी वकालत करता है, तो मीनिंग मेकिंग का। स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटजी फॉर द लैंग्वेज लर्निंग एम एट। जो स्टोरी टेलिंग होता है, टेलिंग स्टोरी का जो स्ट्रेटजी होता है लैंग्वेज के लर्निंग के, तो वो क्या, उसका एम क्या है, तो उसका मुख्य एम है इंगेजिंग लर्नर्स विथ द लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में इंगेज करना, सीखने वाले को इंगेज करना, लैंग्वेज में इंगेज करना, उसका एम होता है स्टोरी टेलिंग का। ठीक है, मतलब जिससे कि सीखने वाले इंगेज रहे किस में, हाँ, मतलब स्टोरी का मेन एम क्या है, मतलब स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह का एम लेकर के सिखा रहे हैं, तो उसका मेन एम है लर्नर को इंगेज कर देना। ठीक है, लर्नर को इंगेज कर देना लैंग्वेज सीखने में। आइए समझते हैं। ए कनेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड द अदर नैरेटिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज ए सप्लीमेंट्री रीडर फॉर द लैंग्वेज रीडिंग। व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर, मतलब सप्लीमेंट्री रीडर में मेजर पर्पस क्या है, तो मेजर पर्पस जो है इसका वो है आपका प्रमोट एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग
अभी हम बताए हैं एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इससे पहले बताए हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या कराया जाता है। तो वही चीज़ का ये घुमा के पूछ दिया, क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि जो नैरेटिव से आर है प्रिस्क्राइब करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर को फॉर द लैंग्वेज रीडिंग में व्हाट इज़ द मेजर पर्पस, मतलब किस पर्पस से ऐसा सप्लीमेंट्री लैंग्वेज को मतलब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे चीज़ को करें। तो ऐसे करने के लिए मेन है एक्सटेंसिव रीडिंग प्रमोट करने के लिए ऐसा वो कह रहे हैं। 148 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी डिस्कस इन द ए पोएट्री क्लासरूम, मतलब कहने का मतलब है कि कौन सी चीज़ को नीड नहीं होता है, ज़रूरत नहीं होता है पोएट्री क्लासरूम को। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें नीड नहीं होता है ग्रामर का, क्योंकि पोएट्री में ग्रामर का फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए ग्रामर का नीड नहीं होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट का। इट इज़ कॉमन फॉर द लैंग्वेज स्पीकर्स टू यूज द वर्ड एज ए सेंटेंस फ्रॉम हर लैंग्वेज। तो बोला है कि कॉमन क्या है लैंग्वेज का, लैंग्वेज स्पीकर का टू जो यूज होते हैं सेंटेंस में और हर लैंग्वेज में। तो कॉमन इसमें मेन कॉमन है आपका कोड स्विचिंग एंड द कोड मिक्सिंग, कॉमन है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए रिमेडियल टीचिंग इज मिंट। रिमेडियल टीचिंग का क्या मतलब है? तो रिमेडियल टीचिंग का मतलब है आपको इम्प्रूव बोथ द लर्नर्स लर्निंग एंड टीचर टीचिंग। ठीक है, लर्निंग और टीचर्स टीचिंग को इम्प्रूव करना रिमेडियल टीचिंग का अर्थ है। तो आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। तो यहीं पे लेते हैं अपना विराम।